बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यही होते हैं कि जी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा हो, CS 101 के बारे में आप जानते हो, कंप्यूटर हार्डवेयर का बेसिक नॉलेज जो है वो स्टूडेंट को होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप समझते हैं कि आपको आती हैं तो फिर आपके लिए ये कोर्स जो है ये कतई तौर पे मुश्किल कोर्स है। रिकॉर्डेड वीडियोस जो है ना वो सर बिलाल की आपके LMS के अंदर मौजूद होंगी। इंतहाई शानदार वीडियोस हैं और उस वहाँ से भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जो है ना वो प्रोवाइड करूँगा, मैं उस हवाले से कोचिंग आपको प्रोवाइड करूँगा। ये तो जो है ये बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स और इंटेल आर्किटेक्चर के बारे में है। हिस्ट्री क्या है, ये टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए गए हैं। होता है इसमें बसेस हैं, कंप्यूटर मेमोरी है और कंप्यूटर का प्रोसेसर है। इन तीन चीज़ों की बनावट क्या है, ये तीन तरीके चीज़ें जो हैं प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये किस तरह से आपस में इंटरलिंक होते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ ये डाटा को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये बेसिकली आप समझ लें कि ये एक डायग्राम है, इसे हम कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। वो डाटा मेमोरी में जाता है और मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान अगर आप लिंक देखें तो ये लिंक जो है ये बाय डायरेक्शनल लिंक है और डायरेक्ट लिंक है। अगर आप देखें तो आपके पेरिफेरल्स जो हैं ये मेमोरी के साथ कनेक्टेड होते हैं, मेमोरी और प्रोसेसर जो है ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और हमने तीन तीन लाइनें बनाई हुई हैं। अगर आप देखें तो ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी, यानी तीन तीन लाइनों में इसको हमने कनेक्ट किया। एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है और कंट्रोल बस होती है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिकल पाथ जो एक कंपोनेंट को कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट करता है वो आपके पास बस कहलाता है। आम जिंदगी में इसको समझने के लिए आप वायर का कॉन्सेप्ट ले लें। ठीक है, कभी आपने मदरबोर्ड को देखा हो, कभी आपने किसी मोबाइल की किट को देखा हो, कभी आपने किसी टीवी का जो कार्ड था अंदर उसकी किट लगी होती है। अगर आप उसको उल्टा करके देखें ना तो आपको थिन किस्म की केबल्स होती हैं जो उसके ऊपर कनेक्ट की जाती हैं और स्पेशल मशीन के जरिए वो बोर्ड जो है वो तैयार किया जाए। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपके जहन में ये आना चाहिए कि कंप्यूटर बस जो है ये बेसिकली ऐसे है जैसे हमारे घर के एक इलेक्ट्रिक बोर्ड से दो तारें जा रही हैं हमारे बल्ब की तरफ, हमारे पंखे की तरफ। इस तरह एक इलेक्ट्रिकल पाथ एग्जिस्ट करता है, होंगे वो सारे कनेक्ट होंगे, जितने आउटपुट डिवाइसेस होंगे वो भी सारे के सारे उसी तरह कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इसलिए तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को एक हिस्सा हमने बना लिया। दूसरा हिस्सा आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं ना, ढांचे की बात कर रहे हैं कि बुनियादी ढांचा कंप्यूटर का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास। अगर कोई बंदा पूछता है ना कि रूम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं चूंकि इस वक्त एक रूम में बैठा हूँ तो हम कहते हैं रूम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि उसकी चार दीवारें, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स होते हैं, उसमें मेमोरी एक सेपरेट यूनिट होता है और उसके अंदर कंप्यूटर का एक प्रोसेसर होता है। ये तीनों डिवाइसेस जो हैं आपस में जो कनेक्ट होते हैं उसके लिए हम जो इलेक्ट्रिकल पाथ यूज करते हैं उन इलेक्ट्रिकल पाथ्स को हम कहते हैं कि हमारे पास बसेस है। तो ये तीन किस्म की हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल बस है, डाटा सॉरी एड्रेस बस है, डाटा बस है और हमारे पास जो है बाइट्स मौजूद हैं जिनमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आपको बाइट का या मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना, तो वो 1000 खाने बने हुए हैं। आप समझ लें कि आपके कंप्यूटर में 1000 खाने बने हुए हैं जहाँ पे जाके आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। हर खाने का एक नाम रखा हुआ है, दैट इज वी कॉल्ड कि कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी है इसे एड्रेस्ड मेमोरी कहा जाता है। हर खाने का एक नाम है जिसे हम उसका एड्रेस कहें। तो कंप्यूटर के अंदर जिसको रीड और राइट करना है वो डाटा है और जहां से आपने रीड और राइट करना है वो उस मेमोरी का एड्रेस है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप बैठे हैं अपने कमरे में और आप किसी बच्चे को कहते हैं कि ऐसे करो कि मेरी अलमारी में फलां रैक के अंदर जो है ना वो जो पेन पड़ा हुआ है या जो रजिस्टर पड़ा हुआ है उसको उठा के लाओ। ठीक है, तो अब आपने जो आप जो सिर्फ
कमांड दे रहे हैं मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ आ रहा है तो इसे रीड ऑपरेशन कहते हैं, और अगर प्रोसेसर से डाटा मेमोरी की तरफ जा रहा है तो हम इसे राइट ऑपरेशन कहते हैं। इसी तरह जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट जो होते हैं वो डाटा मेमोरी में राइट करते हैं, जाते हैं और वहां पे जाके डाटा को लिख देते हैं, और आउटपुट जब होता है तो उस वक्त मेमोरी से डाटा रीड करके आउटपुट डिवाइस के ऊपर जो है वो भेजा जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर या रीड ऑपरेशन हो रहा होता है या राइट। फला एड्रेस में से जाके डाटा को रीड करना है तो एड्रेस को आप लिखोगे एड्रेस बस के ऊपर। तो अब क्या हुआ कि रीड का सिग्नल लेते हुए कंट्रोल बस और एड्रेस बस उस एड्रेस को उठाते हुए मेमोरी के पास जाएगी, और मेमोरी के पास डाटा बस इस वक्त खाली है क्योंकि वहां से डाटा उठा के लाना है, तो खाली ये वहां जाएगी। वहां मेमोरी जो है, मेमोरी का जो कंट्रोलर होगा वो उससे एड्रेस को रिसीव करेगा, सिग्नल में रीड लिखा हुआ होगा तो वो उससे काम कर रही है, और किस तरह से डाटा को मेमोरी में से रीड किया जा रहा है या राइट किया जा रहा है। ये जो मैंने ओवरऑल सिनेरियो बना के आपको दिखाया, इसकी आपको समझ आई है ना सारी। इसी के उल्ट जो है वो राइट ऑपरेशन है। फर्ज करें सीपीयू जो है वो रैम में या मेमोरी में डाटा को स्टोर करना चाहता है, तो उस वक्त वो डाटा को रखेगा एड्रेस बस के ऊपर, जहां स्टोर करना है उसे रखेगा एड्रेस बस के ऊपर, और जो कंट्रोल होगा उसके अंदर वो सिग्नल भेजेगा राइट का। ये तीनों का काम एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसीलिए तीनों को डिफरेंट नाम दिए गए हैं, डिफरेंट रोल दिए गए हैं कि वो भूल ना जाएं, ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम आए या कोई कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसके अंदर जनरेट हो जाए। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास बसेस का जो कॉन्सेप्ट होता है। दूसरी बात जो बसेस के हवाले से होती है वो होती है जी कि हर बसेस की एक विड्थ होती है, बिट्स जो होती हैं वो एक निबल के बराबर होती हैं। फिर उसके बाद 8 बिट मेमोरी आ गई, यानी कि बाइट, जिसे हम 8 बिट्स जो होती है ना ये बाइट कहलाती है। लेकिन जो बसेस हैं इनकी भी एक सेट बिट्स होती है कि जी 8 बिट्स को एक बस उठा के लेके जाती है, या 16 बिट्स को एक बस उठा के लेके जाती है, या 32 बिट को जो है वो एक बस जो है वो कैरी करती है। यानी बसेस में पहली तमीज आपको ये होनी चाहिए, पहला फर्क आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेल विड्थ या इसकी विड्थ। मिसाल बड़ी अच्छी दी है हैंडआउट्स के अंदर, 200 फीट डीप बाई 15 फीट लॉन्ग, इस तरह हम बताते हैं जी कि हमारी मेमोरी ऐसे होती है, या एक दीवार की लंबाई। इसी तरह हम मेमोरी को भी ऐसे ही बताते हैं कि 8 बिट चौड़ी है या 16 बिट चौड़ी है, और उसके अंदर इतनी जो है ना वो हमारे पास बिट्स हैं। मसलन मैं कहता हूँ जी 8 बिट की मेमोरी है और 1000 उसके अंदर सेल्स हैं, तो इसको वो एक वक्त में डिफाइन करता है, एक्सेस करता है, कम्युनिकेट करता है। ये सारी चीजें जो हैं ये वर्ड साइज, सेल विड्थ, इस तरह के नामों से जो है ना वो ज़हन में रखी जाती है। ठीक है जी। ये दो बातें आपके पास आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बसेस के बारे में, बसेस की जो विड्थ है उसके बारे में, और मेमोरी को जो है वो हम किस तरह से मेजर करते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर चले गए। पहले हमने बात की है इन तारों की, ये जो तारें या जो लाइन बनी हुई है कि ये 3 किस्म की हैं और इनकी एक खास विड्थ होती है। अब हम चले गए हैं प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो प्रोसेसर के अंदर सबसे जो परमिटिव चीज है जिसके बारे में एक असेंबली लैंग्वेज के स्टूडेंट को और एक असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर को हर सूरत में पता होना चाहिए, वो है जी रजिस्टर्स। ठीक है जी। तो वो जो रजिस्टर्स हैं, बेसिक पर्पस ऑफ ए कंप्यूटर इज टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड ऑपरेशन नीड्स ऑपरेंड। मतलब रजिस्टर्स का क्या है, मतलब सिंपल ये है कि आपने अगर अपने दिमाग में दो रकमों को जमा करना है तो आप उस रकमों को जो है ना जरूर अपने दिमाग में किसी जगह रखोगे तो जमा करोगे ना। अगर तो वो रकमें इतनी हैं तो आप जुबानी 5 जमा 3 आपसे कोई पूछता है आप फौरन कह दोगे 8 है। लेकिन अगर कोई बंदा बड़ी रकम देगा तो आप उसके, आप किसी कॉपी पे 5 लिखते थे, 3 लिखते थे। हमारे दौर की बात करें तो हमारे पास एक स्लेट होती थी और एक सफेदा होता था, हम उसके ऊपर 5 और 3 लिखते थे, फिर वहां पे जमा करके बताते थे कि सर ये 8 हो गया। लेकिन अब चूंकि हमने उसको इतनी दफा प्रैक्टिस कर लिया कि अब हम उसको बगैर लिखे कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है
कि जब भी प्रोसेसर, दिमाग, इंसानी दिमाग और प्रोसेसर क्योंकि सिमिलर चीजें, जब प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो वो डाटा को आर्जी तौर पर जिस मेमोरी में महफूज करता है उस टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस को रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये रैम से भी अलहदा होता है, ये कैश मेमोरी से भी अलहदा होता है। रैम तो होती ही आउटसाइड द सीपीयू है, यानी सीपीयू के बाहर होती है, और कैश और रजिस्टर्स ये दो ऐसी मेमोरी यूनिट्स होते हैं जो एक सीपीयू की चिप के अंदर लगे होते हैं। तो एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर को पता होना चाहिए उसमें उसके प्रोसेसर में मौजूद रजिस्टर्स की तादाद और उन रजिस्टर्स के नाम क्या क्या हैं। ये सबसे प्रिमिटिव है प्रोग्रामर के लिए। और ये मैं बात बता दूं आपको, शायद शुरू में मैं बताना भूल गया, असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, यानी असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग आप हार्डवेयर या जो मशीन के लिए आसान होती है। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर आप असेंबली प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पहले उस मशीन, जिस मशीन के लिए आपने प्रोग्राम लिखना है, उस मशीन के हार्डवेयर का डेप्थ नॉलेज होगा तो आप उस मशीन के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आपको उस मशीन का नॉलेज नहीं है तो आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते। हालांकि हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसी कोई शर्त नहीं है, आप एक प्रोग्राम C++ में लिखो, जावा में राइट ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, then he or she must know about the hardware structure of a particular machine. That's why we say that कि असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है जी। और आपने सी और C++ के अंदर ये लफ्ज पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके एडवांटेजेस में आपने एक लफ्ज पढ़ा था कि ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती है। तो ये इसीलिए है कि हमें जब तक हार्डवेयर का नहीं पता होगा उस वक्त तक हम ये नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें रजिस्टर्स की, तो रजिस्टर्स के बारे में मैंने क्या कहा, हर प्रोसेसर में ये डिफरेंट होते हैं। किसी प्रोसेसर में रजिस्टर्स के नाम ABCD होंगे, किसी प्रोसेसर में रजिस्टर्स के नाम R0, R1, R2 के नाम से होंगे। ठीक है, तो हम स्पेसिफिकली किस प्रोसेसर को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो इस गया है कि इंटेल के प्रोसेसर के अंदर कितने किस्म के हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, टोटल 16 हैं, 32 हैं, कितने हैं, ये सारी बातें इसके अंदर हम पढ़ेंगे जी। तो आमतौर पे किसी भी प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो या तो अकोमोलेटेड टाइप के होते हैं, पॉइंटर, इंडेक्स या बेस रजिस्टर मौजूद होता है उसके अंदर, फिर फ्लैग रजिस्टर मौजूद होता है जिसे फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं, और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे जी। यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।